हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज की क्लास हम पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, यदि पावर फैक्टर कम हुआ तो क्या नुकसान है, और पावर फैक्टर यदि अच्छा है तो क्या फ़ायदा है। तो आज हम कंप्लीट पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे थ्रू आ वीडियो, थ्रू आ वेब फॉर्म और थ्रू आ क्वेश्चंस। सही है। तो बस मेरी आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले वीडियो बहुत अच्छे लोगों ने लाइक करी है। तो इसी मारे मैं आज आपके पास दूसरी वीडियो पावर फैक्टर के ऊपर लेके आया हूँ। चलो हम अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको पावर फैक्टर के बारे में बताते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर बेसिकली जो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल होता है, राइट। मतलब क्यों करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल हम क्यों लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि हम किसी तरह से करंट और वोल्टेज को एक साथ लेके आएँ। क्योंकि करंट और वोल्टेज आपके एक्टिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट मीन्स जो मशीन्स को स्टार्ट करें, राइट। इसके बाद वोल्टेज, इसके बाद रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तीनों के तीनों एलिमेंट आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं जो किसी ना किसी पावर को स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दी फॉर्म ऑफ, है ना। तो ये अलग अलग फॉर्म में कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट अलग अलग फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करे वो आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं। सही है। जैसे कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज को स्टोर करता है, एक आपका इंडक्टेंस है वो जो आई होती है करंट उसे स्टोर करता है, और एक आपका आर होता है वो क्या करता है, आई का जो एम्पलीट्यूड होता है उसे कम करता है। तो ये सारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम एक्टिव एलिमेंट के जो करंट और वोल्टेज हैं उसे हम एक साथ लेके आएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा फेस एंगल होगा पावर फैक्टर उतना ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि पावर फैक्टर क्या है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर है द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट is known as power factor. Means the cosine angle between the voltage and current is an AC circuit is known as power factor. Why cosine angle? Because आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव। सही है, ये आपका कॉस फाइव हो गया, है ना। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमने यहाँ पे कॉस फाइव क्यों लिखा है। कॉस फाइव का मेन टारगेट हमारा यह है कि ये कॉस फाइव, ये आपका फार्मूला होता है। जो ये कॉस फाइव है ये आपका पावर फैक्टर है। इसलिए हमने कह दिया द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इन एन AC सर्किट इज नॉन ए पावर फैक्टर, क्योंकि DC सर्किट में तो कोई एंगल होता ही नहीं है। DC सर्किट में आपका पावर फैक्टर यूज ही नहीं होता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे AC सर्किट लिया हुआ है, क्योंकि AC सर्किट का फॉर्मूला है, ये आपकी एक्टिव पावर होती है और ये आपकी पावर होती है VRMS और IRMS होती है जो आपकी AC सर्किट में यूज़ होते हैं वोल्टेज। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हम वोल्टेज और करंट के बारे में क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉस फाई जो आपका होता है वो आपका होता है P/VI। इसका सेंस क्या है कि यदि पावर फैक्टर अच्छा है तो वो ऑटोमेटिक आई को कम कर देगा, यदि पावर फैक्टर बुरा है तो ऑटोमेटिक आई को ज़्यादा कर देगा, है ना। तो आई के ज़्यादा होने से क्या नुकसान है, क्योंकि यदि आई आपकी ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर आर लॉसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। जो आपका चालक होता है ना, उसका साइज आपका ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जो आपका वायर है उसे आप ज़्यादा लोगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिस्टर्ब, मशीन आपकी महंगी होने लगेगी, क्योंकि आई के अंदर यदि करंट ज़्यादा है तो उसके अंदर लॉसेस ज़्यादा क्रिएट होंगे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप अलग से कंपोनेंट्स लगाओगे उसके लॉसेस को कम करने के लिए, जिसे फिल्टर्स कहते हैं। उसके बाद फिल्टर्स लगाने के बाद सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें पावर फैक्टर को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो करंट और वोल्टेज है जो हम अपना एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं किसी भी मशीन में, है ना, तो उसे हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर लें। मीन्स यदि जो वोल्टेज फ्लो हो रही है, क्योंकि वाई ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि वाई ओम्स आर बी प्रिपोर्शन टू आई। सही है। तो ये दोनों एक्टिव एलिमेंट है आपके। यदि आपने इन दोनों को एक ही फेस में लेके आ गए तो आपका पावर फैक्टर 100% होगा, मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम अपने
फेस को इतना अच्छी जगह पर एडजस्ट करें जिस करंट और वोल्टेज से हमारा में ज़्यादा लॉसेस ना हो। पावर फैक्टर को कम करने के लिए जितने ज़्यादा इसका एंगल होगा इन दोनों के बीच, उतना ही पावर फैक्टर आपका कम होगा। तो पावर फैक्टर कम होने से बहुत ज़्यादा नुकसान है ना? तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम आज बहुत अच्छे लोड पढ़ने वाले हैं कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो बेसिकली जो हम अपने इलेक्ट्रिकल के अंदर सारा का सारा इंडक्टिव लोड यूज़ करते हैं, है ना? जिसकी वजह से पावर फैक्टर आपका लैगिंग की तरफ चला जाता है, पावर फैक्टर आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो उस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए हम कैसे कौन-कौन से सिस्टम यूज़ करें जिससे पावर फैक्टर को अच्छा कर सकते हैं, है ना? तो हम सही है, समझ में आ रहा है? तो इसके बाद हम शुरू करते हैं पावर फैक्टर का ये टॉपिक। मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि पावर फैक्टर क्या होता है। इसके बाद हम पावर फैक्टर का जो सिंबल है, वो आपका कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को हम पावर फैक्टर से शो करते हैं, और जो आपका एंगल है थीटा, ये आपका एंगल है बच्चों। तो ये आपका करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है। देखो कैसे है, ये मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूँ कि कैसे। देखो ये आपका डायग्राम आ गया, है ना? तो यहाँ देखो सबसे अच्छा पावर फैक्टर कौन सा है, ये वाला पावर फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आई और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के, ये करंट है, ये वोल्टेज है, इन दोनों के बीच का एंगल आपका 0 डिग्री है। बच्चों ये मत सोचना कि आपका 180 डिग्री है। 180 डिग्री केवल सिंगल लाइन का होगा। 180 डिग्री केवल सिंगल लाइन का होगा, बट ये सिंगल लाइन नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक करंट यहाँ पे ले लिया है बिल्कुल इसके सीधे, जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर 0 हो गया। ये सिस्टम आपका सबसे बेस्ट सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर होगा। सही है, ये सब क्लियर है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो हमारा फिगर 1 है, ये हमारा फिगर 1 है, तो हमारा सारा का सारा यूनिटी जो हमारी वेवफॉर्म आती हैं करंट और वोल्टेज के लिए, वो सारी की सारी वेवफॉर्म ऐसी होनी चाहिए। बट इन आइडियल कंडीशन, ये सारी चीज़ें आइडियल कंडीशन में पॉसिबल हैं। लेकिन आपको पता है इस टाइम मतलब हर समय आप आइडियल कंडीशन में कोई मशीन को स्टार्ट नहीं करते। आपको प्रैक्टिकल कंडीशन में ही देना पड़ेगा, क्योंकि हर मशीन प्रैक्टिकल कंडीशन में ही चलती हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन मतलब कि कोई ना कुछ एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में होगा। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस फिगर 2 में आप देखिए, इस फिगर 2 में वोल्टेज को हम जो हॉरिजॉन्टल लेते हैं और आई को हम वर्टिकल लेते हैं। सही है, तो जिसकी क्या है कि हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। थीटा है तो अब यहाँ देखिए बच्चों, ये 90 डिग्री है। सही है, कॉस 90 तो आपका 1 होता है, पक्का कॉस 90 आपका 1 होता है, 0 होता है? बताओ बच्चों, कॉस 90 जो है आपका क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि पावर क्या होती है आपकी, वी आई कॉस 5, वी आई कॉस 5। जब आपका कॉस 90 0 होगा तो आपको एक्टिव पावर 0 मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका P इक्वल्स टू वी आई कॉस 5। इसका ध्यान रखिएगा, इसका ये चीज़ मैं बार बार समझा रहा हूँ। P इक्वल्स टू वी आई कॉस 5। जितना ज़्यादा आप कॉस 5 को बढ़ाओगे, मतलब कॉस 5 जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका पावर फैक्टर जो पावर है वो आपकी 0 हो जाएगी। मीन्स यदि 5 आपका 90 डिग्री है, इसका सेंस ये है कि जितना ज़्यादा 5 बढ़ेगा पावर फैक्टर आपका घटेगा। जितना ज़्यादा 5 बढ़ेगा पावर फैक्टर आपका घटेगा, क्योंकि यदि 5 आप 90 से ऊपर लेते हो तो एक्टिव पावर आपके माइनस में चली जाएगी। सही है, तो जैसे यहाँ पे आपने थीटा आपने 90 डिग्री लिया है, तो कॉस 90 आपका 0 होता है। तो कॉस 90 जब आप कॉस 90 का यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो वी आई की जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एक्टिव पावर 0 हो जाएगी। इसका सेंस क्या है कि मशीन्स के अंदर कोई एक्टिव पावर है नहीं, मशीन स्टार्ट ही नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल है मशीन को स्टार्ट करना। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव बच्चों ये है कि करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल जितना कम होगा, पावर फैक्टर आपका उतना ही अच्छा होगा, है ना? मीन्स जितना ज़्यादा इसे बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा इसे बढ़ाओगे, इस थीटा को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, उतना ही पावर फैक्टर आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है पावर फैक्टर, और मशीन्स को भी डैमेज कर सकता है ना? तो इस कंडीशन को रोकने के लिए करंट और वोल्टेज का जितना कम एंगल होगा उतना ही पावर फैक्टर आपका अच्छा होगा। इसका मेन रूल यह है कि सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रख लीजिए कि यदि आपका एंगल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा, पावर फैक्टर आपका उतना ही कम होगा। पावर फैक्टर उतना ही कम होगा तो आपकी करंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, cos 5 इक्वल्स टू
P अपॉन वी आई। वी तो आपकी एक्टिव पावर है ना, और वी आपका कांस्टेंट है वोल्टेज सोर्स, तो आपकी करंट घटेगी या बढ़ेगी। इट मीन्स जब पावर फैक्टर घटेगा तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई हो जाएगा। सही है, पावर फैक्टर के घटने से करंट बढ़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा सिस्टम के अंदर। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे पावर फैक्टर को कम करें। पावर फैक्टर को कम कैसे कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है वो कि हम किस तरह से पावर फैक्टर को अच्छा करेंगे, क्योंकि आजकल हर मशीन्स आपकी इंडक्टिव लोड पे चलती है ना। तो इसी वजह से आपका पावर फैक्टर थोड़ा लैगिंग की तरफ चला जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि हम किस तरह से उसे रिमूव कर सकते हैं। तो बस हमारा मेन टारगेट क्या है कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो हमारा जितना कम होगा पावर फैक्टर आपका उतना ही अच्छा होगा, है ना। अब हम दूसरे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि दूसरे स्लाइड में क्या है। तो अब दूसरी स्लाइड आपकी जो है बेसिकली वो है कॉस थीटा का फॉर्मूला। पावर फैक्टर आपका क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है आपका एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फिर से देखो, P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव। सही है, जब आप कॉस फाइव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस फाइव जैसे आप निकालोगे तो कॉस फाइव निकालने का फॉर्मूला है P अपॉन वी आई। सही है, जो ये P है, P आपकी एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर मीन जितना आप यूज़ कर रहे हो। जो मशीन्स को स्टार्ट करती है, जो मशीन्स में यूज़ होती है पावर, वो आपकी एक्टिव पावर होती है। और अपरेंट पावर जो होती है वो टोटल पावर होती है एक्टिव और पैसिव पावर का कॉम्बिनेशन। और पैसिव पावर जो होती है आपकी वेस्ट पावर होती है, कि पैसिव पावर मशीन को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकती, केवल मशीन्स के अंदर घूमती रहती है, जो बहुत सारे लॉसेस क्रिएट कर देगी। तो इस पैसिव पावर को हम किस तरह से कैंसिल आउट करें, किस तरह से कम करें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है, तो इसलिए ये हमारा है कि हम एक्टिव पावर को किलो वाट में लेते हैं। सही है, और अपरेंट पावर को केवीए में लेते हैं। मतलब के तो आप लगाओ मत लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि ये मशीन्स की जो रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मशीन्स की रेटिंग कैसी है। वैसे जो एक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। वाट मीन्स जो मशीन को स्टार्ट करे, और वी ए मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड पैसिव पावर, वोल्टेज एंड करंट। सही है, तो इसका बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाट अपॉन वोल्ट एम्पियर। किलो वाट तो हमने रेटिंग के हिसाब से लगा रखा है, यहाँ पे आप एम भी लगा सकते हो, मेगावाट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। बट जो फार्मूला होता है वो एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर होता है। पैसिव पावर नहीं आती इसके अंदर, बट जो अपरेंट पावर होता है वो ही आपका एक्टिव और पैसिव पावर का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ये फॉर्मूला है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये पावर फैक्टर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सही है, तो आपके आपके 3 टाइप के लोड होते हैं इन इलेक्ट्रिकल में। पहला आपका आर लोड होता है। सही है, ये मैं एक वन साइड ही आपको दिखा देता हूँ स्लाइड। आपके 3 टाइप के लोड होते हैं, ये आपका आर लोड हो गया, ये आपका एल लोड हो गया, ये आपका सी लोड हो गया। तो ये हम तीनों चीज़ें नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैंने सेपरेट एक एक लेक्चर बनाया हुआ है कि आर लोड में पावर फैक्टर क्या होता है, एल लोड में पावर फैक्टर क्या होता है, सी लोड में पावर फैक्टर क्या होता है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर एल लोड, एल सी लोड, और आर एल सी लोड, और आर सी लोड। ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो अभी केवल हम लोड के बारे में पढ़ते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिकल में 3 टाइप के लोड यूज़ होते हैं, है ना। एक आर लोड, एक एल लोड, एक सी लोड। तो पावर फैक्टर जो होता है वो आर लोड का सबसे बेस्ट होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस लगाते हो किसी भी एलिमेंट में तो वो पावर फैक्टर को यूनिटी कर देता है, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों का जो एंगल है वो सेम होगा। बट इसका आर का काम क्या होता है, जो करंट है उसके मैग्नीट्यूड को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, इस वेव फॉर्म में देख लेते हैं कि जैसे ही आपका वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज है, तो करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज से कम होगा। करंट का वोल्ट, जिससे ये क्या है, ये दोनों एक ही फेस में है। देखो बच्चों, ये दोनों एक ही फेस में है। सही है, ये जितना ये मैक्सिमम है उतना ये मैक्सिमम होगा। बट इसका मेन टारगेट क्या है कि करंट के जो आपका ये एरिया है, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वाई ओम्स लॉ वी प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगा करंट उतनी ज़्यादा पैदा होगी। जब आप यहाँ पे आर लगाते हो तो आर इक्वल टू क्या होता है, जब आपने इससे हटा के आपने, मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा घिच-पिच हो गया है। तो जैसे ही आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I। सही है, और इसका सेंस क्या है कि V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। जैसे आपने प्रोपोर्शनल का टाइम साइन हटाया, आई आर आ गया। तो आर क्या होता है आपका, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। इसका मतलब जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा आपकी करंट घटेगी।
सही है। तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, बट हम वोल्टेज को कांस्टेंट लेके चलते हैं, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, है ना। तो वोल्टेज तो हमारे डिफरेंट है, बट जो करंट है वो आर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब तक आप आर नहीं लगाओगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आई स्क्वायर लॉसेज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा स्पार्किंग क्रिएट करेगा वो। और तो उस स्पार्किंग को, उस लॉसेस को कम करने के लिए हम आर का यूज़ करते हैं, जो करंट के मैग्नीट्यूड को कम करता है, बट इन दोनों का फेस एंगल सेम रहता है ना। तो सबसे अच्छा जो पावर फैक्टर होता है वो आर लोड का होता है। कौन कौन से, और सबसे जो आर लोड है क्या, आर लोड का मतलब है टेम्परेचर। जितना अच्छा टेम्परेचर होगा आर लोड होगा वो, मतलब हीटिंग एलिमेंट। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो आपका आर लोड होता है वो केवल हीटिंग एलिमेंट में ही यूज़ होगा। जहाँ पे हीटिंग एलिमेंट आप यूज़ करते हो वहाँ पे आप आर लोड का यूज़ करोगे। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हीटिंग एलिमेंट है, टेम्परेचर है। इसके बाद हीटर हैं, हीटर भी आपका हीटिंग एलिमेंट है। इलेक्ट्रिक आयरन, जो आप कपड़ों पे आयरन करते हो, वो आपके हीटिंग एलिमेंट है ना। तो ये सारे के सारे आपके आर लोड के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इन सब का पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। सबसे इसके बाद हम सेकंड लोड पढ़ते हैं एल लोड। एल लोड को हम कहते हैं इंडक्टिव लोड। ये क्या होता है, ये आपको पता है कि ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है, मीन्स पावर फैक्टर जो एंगल है वो नीचे चला जाता है, है ना। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इंडक्शन मोटर और इलेक्ट्रिक चॉक, है ना। तो अब क्या है बच्चों, क्योंकि आजकल के हर मशीन्स आपकी इंडक्टिव सर्किट से बनती है, सही है। तो इसके अंदर सीधी सी बात है, यदि आपका एल लोड है तो पावर फैक्टर तो ऑटोमेटिकली बहुत लेस हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा या 90 डिग्री से कम हो सकता है ना। वो कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोड कितना लगा रहे हो, सही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, क्योंकि हम हर मशीन्स को एल लोड के ऊपर लेके चलते हैं, एल लोड से डिपेंड रहती है हर मशीन, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर बहुत नीचे चला जाता है ना। तो इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम तीसरा लोड यूज़ करते हैं, कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड मीन्स कैपेसिटर बैंक, जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। और एक कंडेंसर होता है आपका, सिंक्रोनस कंडेंसर। इसका भी काम यही होता है कि पावर फैक्टर को अच्छा करे। अब वो कैसे करेगा वो मैं आपको एक वेब फॉर्म के थ्रू लास्ट में बताऊंगा, जैसे जैसे टॉपिक आगे चलते जाएंगे। तो इसी मारे हम तीन टॉपिक यूज़ करते हैं। पहला आपका आर लोड होता है, एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। एक बार आपका आर लोड होता है, नंबर सेकंड आपका एल लोड होता है, नंबर थर्ड आपका सी लोड होता है, सही है। तो आर लोड बेसिकली क्या होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वहाँ पे हम आर लोड यूज़ करते हैं, उसका पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, सही है। इसके बाद एल लोड होता है, क्योंकि एल लोड आपका कौन सा लोड है, एल लोड क्या है, एल लोड आपका है ऐसा फ्लक्स, ऐसा चुंबक, मैग्नेट। क्योंकि हर मशीन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, मीन्स मैग्नेट का होना बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो मशीन्स में मैग्नेट 100% होती है ना। ऑटोमेटिक मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये बहुत टाइप की मैग्नेट हो गई। तो जो ये चुंबक, जो ये फ्लक्स होता है, इसकी वजह से आपका एल लोड क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं एल लोड। तो एल लोड आपके बहुत टाइप के होते हैं, और बेसिकली हम आज की मशीन्स में एल लोड ही यूज़ करते हैं, जिससे पावर फैक्टर आपका कम हो जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम तीसरा लोड यूज़ करते हैं, कैपेसिटिव लोड, है ना। तो अब हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है कि लो पावर फैक्टर से क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, है ना। क्योंकि सीधी सी ये फॉर्मूला आप देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बच्चों, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, P = VI cos थीटा। ये आपका एक्टिव एलिमेंट का है, क्योंकि एक्टिव पावर है ये। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉस थीटा बढ़ेगा, एक्टिव पावर उतनी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा कॉस थीटा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कॉस थीटा बढ़ेगा, जैसे देखो यहाँ पे बच्चों, पावर आपका फॉर्मूला क्या है, P = VI cos थीटा। तो जितना ज़्यादा कॉस थीटा बढ़ेगा, एक्टिव पावर आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। मीन्स यदि जितना ज़्यादा पावर फैक्टर अच्छा होगा, एक्टिव पावर कम होगा, सॉरी एक्टिव पावर बढ़ेगी, एक्टिव पावर बढ़ेगी। तो इसका सेंस क्या है कि आपका जो फाई है, फाई एंगल, ये आपका कम होना चाहिए। यदि जितना कम फाई एंगल होगा, जितना कम आपका फाई एंगल होगा, पावर फैक्टर आपका उतना ही अच्छा होगा, और एक्टिव पावर आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी, जिससे आप मशीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पावर यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सप्लाई दे सकते हो। क्योंकि एक्टिव पावर वो होती है जिसे आप यूज़ कर रहे हो, और यदि जो चीज़ कंटिन्यूस यूज़ हो रही है वो डिस्टर्बेंसेस या बहुत कम डैमेज होती है, जो केवल मशीन्स के अंदर ही घूमती रहती है, जिसे हम पैसिव पावर कहते हैं, वो क्या करती है, वो लॉसेस को क्रिएट कर देती है ना। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हम पैसिव पावर को कम करें। तो इसका मेन क्या है कि हमारा जो पावर फैक्टर है अच्छा होना चाहिए। अब क्या है इसके अंदर बच्चों,
कि जैसी अब क्या है फॉर्मूला देखो, I इक्वल्स टू P अपॉन V कॉस थीटा। एक्टिव पावर भी कॉस थीटा के डिपेंड है, और अब वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट रहता है सिंगल फेस और थ्री फेस में, सही है। तो इसका सेंस क्या है, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया बच्चों, देखो P और V को हमने कांस्टेंट ले लिया, सही है, क्योंकि B तो आपका कांस्टेंट होता है और एक्टिव पावर भी आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। एक्टिव पावर आपका कॉस थीटा पे डिपेंड करती है। तो अब क्या हो गया, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सही है। तो जैसे ही आपका आई बढ़ेगा, कॉस थीटा ऑटोमेटिक आपका बहुत कम हो जाएगा, पावर फैक्टर आपका बहुत कम हो जाएगा। पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो आपका एक्टिव पावर आपकी बहुत कम हो जाएगी, कि जो मशीन्स को चाहिए वो आप नहीं दे सकते, जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट है उसे आप पूरा नहीं कर सकते। इसका सेंस क्या है कि आपको एक्टिव पावर को अच्छा करने के लिए आपको करंट को कम करना पड़ेगा, पावर फैक्टर को ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हम एक वीडियो के द्वारा समझते हैं कि आपकी एक वीडियो आने वाली है यहाँ पे। तो इस वीडियो में आप देखना बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिर से देखो, ये बच्चों ये गिलास है, ये पानी का गिलास है ना, ये पानी का गिलास है। तो ये जितना ज़्यादा पानी का गिलास भरा हुआ है, जितना ये पानी का गिलास भरा हुआ है, ये आपकी एक्टिव पावर है। इसका मतलब क्या है कि यदि एक गिलास में जितना पानी भरा हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हो, वो यूजफुल पावर है, दिस इज द एक्टिव पावर। जितना गिलास खाली है वो आपकी अनयूजफुल पावर है, वेस्ट पावर है, उसका आप यूज़ ही नहीं कर सकते, तो जिसे हम कहते हैं पैसिव पावर। तो ये जो आपके व्हाइट कलर का है जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे, खाली गिलास है, व्हाइट कलर का जो साइन है, ये आपका पैसिव पावर है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, वेस्ट पावर है। और जितना पानी भरा हुआ है ये आपका एक्टिव पावर होती है, ये यूजफुल पावर होती है जो मशीन को स्टार्ट करती है। और अपरेंट पावर जो होती है वो एक्टिव और पैसिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो ये एंगल है, ये आपका एक्टिव पावर है, ये आपकी एक्टिव पावर और ये आपकी पैसिव पावर है ना। जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा उतना ज़्यादा गिलास खाली होगा। गिलास खाली होगा मीन्स आप उस यूजफुल पावर को यूज़ ही नहीं कर सकते, मतलब आपके एक्टिव पावर कम है जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत कम है। मशीन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक्टिव पावर ज़्यादा चाहिए, जितनी ज़्यादा एक्टिव पावर होगी मशीन्स को आप उतनी अच्छा स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप ध्यान से देखना कि ये वीडियो क्या कहती है। इस वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि जितना ज़्यादा एंगल आपका बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एंगल आपका बढ़ेगा, आपका गिलास उतना ही खाली होता रहेगा, और जितना गिलास खाली होगा पैसिव पावर उतनी ज़्यादा क्रिएट होगी। देखना बच्चों, देखो आपने देखा यहाँ पे है ना, देखो बच्चों ये मैंने सॉरी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मुझसे एक स्लाइड दब गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना जितना ज़्यादा एंगल बढ़ रहा है, ये देखना यहाँ पे जितना ज़्यादा एंगल बढ़ रहा है ना, उतना गिलास खाली हो रहा है, मीन्स अनयूजफुल पावर है वो, आप यूज़ नहीं कर रहे, तो जिससे लॉसेज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। देखो जितना ज़्यादा एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ा, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये आपका बहुत ज़्यादा एंगल हो गया। एंगल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा एंगल बढ़ रहा है ये चीज़, उतना ज़्यादा गिलास खाली हो गया। जितना ज़्यादा गिलास खाली हो गया तो अनयूजफुल पावर ज़्यादा क्रिएट हो रही है, जिससे वजह से वो मशीन्स के अंदर घूमती रहती है और मशीन्स के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देती है। तो इस मशीन्स के अंदर लॉसेस को कम करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, गिलास भरा हुआ होना चाहिए, एक्टिव पावर ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे वो पावर जो एक्स्ट्रा पावर है वो मशीन्स के अंदर नहीं घूमे। और मशीन्स के अंदर यदि कोई पावर घूम रही है लगातार तो वो लॉसेस को पैदा कर देगी उसके अंदर, है ना। तो इस लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको फाई एंगल जो है जितना ज़्यादा कम करोगे उतना ही पावर फैक्टर आपका अच्छा होगा, सही है। तो मेन टारगेट जो है आपका इस वीडियो में आपको आ गया होगा समझ में कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फिर से देखना, धीरे धीरे देखो आपका एंगल बढ़ रहा है तो आपका पानी का लेवल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है तो पानी का लेवल ज़्यादा हो रहा है, जिससे वैसे आप पावर को यूज़ कर सकते हो, है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में यूज़ करते हैं बच्चों कि लो पावर फैक्टर के डिस्टर्बेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला डिस्टर्बेंसेस आपको सब पता है कि लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, सही है, ये लो पावर फैक्टर के डिस्टर्बेंसेस हैं, क्योंकि मैंने बताया है आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। जैसे आपका कॉस थीटा कम होगा करंट बढ़ेगी तो फॉर्मूला क्या होता है आपका केवी रेटिंग का, P इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा। जैसे कॉस थीटा हो गया बच्चों, तो जैसे ही आपकी करंट बढ़ेगी आपका एक्टिव पावर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि करंट वोल्टेज के मल्टीप्लाई में है। तो मैंने क्या लिखा है कि लार्जर केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, एक्टिव पावर लार्जर केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स का मतलब आपको बहुत हैवी इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे एक्टिव पावर को यूज़ करने के लिए और करंट को कंट्रोल करने के लिए।
क्योंकि ये माना जाता है कि जब कॉस थीटा आपका कम होगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो आपके लॉसेस आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लॉसेस का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। यदि आपकी करंट बढ़ रही है तो ये तो आई स्क्वायर है जो बहुत ज़्यादा करंट को लॉस में चेंज कर देगी। सही है, जितने ज़्यादा लॉस क्रिएट होते हैं मशीन्स के अंदर उतनी ज़्यादा स्पार्किंग पैदा होगी, हीट डेवलप होगी, और जितनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी तो मशीन को शॉर्ट सर्किट कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको लार्जर इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे इस करंट को कंट्रोल करने के लिए। सही है, तो जिससे क्या होगा, मशीन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, मशीन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, पावर फैक्टर को ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कम रेटिंग के इक्विपमेंट्स यूज़ कर सको एक्टिव पावर के लिए। सही है, ये आपका फर्स्ट आपका ये टॉपिक आ गया होगा समझ में। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं। सेकंड डिस्टर्बेंसेस क्या है, ग्रेटर कंडक्टर साइज। ग्रेटर कंडक्टर साइज का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसी आपकी आई बढ़ेगी, मतलब जैसी आपकी आई बढ़ेगी, है ना, आई आपकी बढ़ गई तो आई के बढ़ने से कंडक्टर का साइज भी बढ़ेगा। क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, चालक हम कैसे कहते हैं, ये आपका तार है, ये आपका पूरा का पूरा कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। जो ये किसी भी जिस मटेरियल में, जिस सिस्टम में करंट फ्लो होती है उसे हम तार कहते हैं, वायर कहते हैं। वही वायर आपका होता है कंडक्टर चालक, जिसके अंदर करंट को हम फ्लो कर सकते हैं। तो यदि जितनी हैवी करंट फ्लो होगी, जब आपका पावर फैक्टर कम होगा तो करंट बढ़ेगी तो आपको हैवी तार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस करंट को फ्लो करने के लिए। तो है ना, हैवी तार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको बड़ा कंडक्टर चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए, जिससे आपकी मशीन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत हैवी हो जाएगी और मशीन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको खुद पता है कि थोड़े से पावर फैक्टर के बढ़ने से, थोड़े के पावर फैक्टर के कम होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सही है, तो ये मेन पॉइंट है सेकंड वाला। अब थर्ड पॉइंट देखिए, लार्जर कॉपर लॉस। लार्जर कॉपर लॉस मैं बता चुका हूँ कि यदि करंट बढ़ती है तो आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेंगे। आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेंगे तो मशीन्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा लॉसेस क्रिएट कर देगा, मशीन्स को शॉर्ट सर्किट कर देगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि करंट यदि जितनी ज़्यादा होगी, करंट लॉसेस उतने ज़्यादा क्रिएट होंगे, वो शॉर्ट सर्किट कर देता है। सही है, सही है, क्योंकि हर मशीन्स की रेटिंग अलग अलग होती है, हर मशीन में कंडक्टर का साइज अलग अलग होता है। हर मशीन में आप एक जैसा कंडक्टर का साइज, एक जैसा वायर यूज़ नहीं करते। तो यदि वो अकॉर्डिंग टू करंट, यदि जो आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा यदि करंट फ्लो हो जाए तो वो क्या करेगा, सबसे पहला पॉइंट कि वो जो कंडक्टर है उसे भी शॉर्ट सर्किट कर देगा और मशीन के अंदर हीट को डेवलप कर देगा, क्योंकि करंट उस मशीन के चारों तरफ घूमती रहेगी। जैसे करंट उस मशीन के चारों तरफ घूमती रहेगी तो वो मशीन के अंदर स्पार्किंग को पैदा कर देगा। क्योंकि करंट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा चार्जेस और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, करंट उतनी ज़्यादा पैदा होगी। और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है कि वो हीट डेवलप करता है, जिसकी वजह से आपका मशीन डैमेज हो सकती है। तो आपके क्या होते हैं, लार्जर कॉपर लॉसेस आपके क्रिएट हो जाते हैं जब आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसके बाद हमारा मेन पॉइंट क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है पुअर वोल्टेज रेगुलेशंस, पुअर इफिशियंसी। वोल्टेज रेगुलेशंस आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम वोल्टेज रेगुलेशंस को बार बार डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशंस क्या होता है। ये भी आपका पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन, सब में आपका वोल्टेज रेगुलेशंस यूज़ होता है। तो सीधी सी बात अब ये समझ लीजिए, हम वोल्टेज रेगुलेशंस हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ब्रांड टॉपिक है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप ध्यान से देखना कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई। सही है बच्चों, जब आपका करंट बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज घटता है, वोल्टेज घटेगा ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से, है ना, आपका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम हो जाएगा। अभी केवल इतना ही समझो बस, बाकी का मैं आपको वोल्टेज रेगुलेशन का पूरा वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें आप देख लेना कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन से क्या नुकसान है और अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन से क्या फ़ायदे हैं। सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो अब मैं कह रहा था कि करंट जैसे बढ़ेगी तो वोल्टेज घटेगा, जिसकी वजह से आपका पुअर वोल्टेज रेगुलेशंस क्रिएट हो जाएगा। और पुअर इफिशियंसी का मतलब जितने ज़्यादा लॉसेस क्रिएट होंगे उतनी आपकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। इफिशियंसी होती क्या है, इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी को हम ईटा से प्रेजेंट करते हैं और ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। सही है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे अच्छा सिस्टम आपका कब माना जाएगा बच्चों। इफिशियंसी का ये सेंस है कि सबसे अच्छा सिस्टम आपका कब माना जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे कोई सिस्टम आपका ए है,
कोई सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है ए, कोई यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो 1, कोई आप इनपुट यहाँ पे आउटपुट है। ये आपका सिस्टम ए है, सही है, ये आपका इनपुट है, कोई भी आपने इनपुट दे दिया, किसी भी मशीन पे आपने इनपुट दे दिया, हमने मान लिया 1 दे रहे हैं, आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो आपका आउटपुट कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे 1 मिलना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि सिस्टम आपका 100% एक्यूरेसी जब आती है, जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए, सही है। जिसका इसका मतलब क्या है कि आपको 100% पावर है, आपकी पावर फैक्टर आपका 100% है, इफिशियंसी आपकी अच्छी है, क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है? इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होती है। मीन्स जितना ज़्यादा आप इनपुट दे रहे हो, जितना इनपुट आप दे रहे हो वही आपका आउटपुट में मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी 10 पेन रेडी करती है, सही है, तो 10 पेन रेडी करने, 10 पेन क्या है? उसके इनपुट हैं, वो कितना सामान 10 पेन का सामान लेके आएगी, है ना, वो सारे जो भी जिस मेटल से पेन बनते हैं उस सबका सामान लेके आएगी। तो कंपनी का मेन टारगेट क्या है कि उसे 100% प्रॉफिट कब होगा? जब एक्यूरेट 10 पेन जब वो रेडी कर रही है, तो वो 10 पेन उसके सही होके आउटपुट में आ जाएं, मतलब आउटपुट के लिए 10 पेन एक्यूरेट हो जाएं, बिल्कुल एक भी पेन डैमेज नहीं हो। तो जिस कंपनी ने 10 पेन का सामान लिया है, तो 10 पेन आउटपुट में आने चाहिए, जितना इनपुट दे रहे हो उतना ही आपका आउटपुट हो। जिसकी वजह से आपका क्या होता है? सिस्टम के अंदर एरर बहुत कम हो जाती है। एरर कब क्रिएट होती है? जब इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट आपका कम होता है ना, जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो जाएगी, और ये एरर के क्रिएट होने से मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और एफिशिएंसी आपकी 100% जब होती है जब इनपुट इक्वल टू आउटपुट होगा, जितना आप यूज़ कर रहे हो वो सब आप यूज़ कर सको, तो सही है। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर वो होता है, यदि पावर फैक्टर आपका बढ़ेगा तो आप अपनी एक्टिव पावर को ज़्यादा कर रहे हो, पी को ज़्यादा कर रहे हो, है ना, और पी को ज़्यादा करोगे, एक्टिव पावर को ज़्यादा करोगे, तो एक्टिव पावर आपकी यूजफुल पावर होती है, मतलब जितना आप पावर दे रहे हो वो सब पावर आउटपुट में जा रही है, तो मशीन्स आपकी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। बट जैसी लो पावर फैक्टर क्रिएट होगा, मशीन्स की एफिशिएंसी आपकी बहुत कम हो जाएगी, और मशीन्स की एफिशिएंसी के कम होने से आप अपने टारगेट को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, सही है। तो इसका मेन टारगेट हमारा ये आता है कि हम इसलिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सही है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव कम होने से बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। तो नंबर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे। नंबर लास्ट पॉइंट है कि रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, क्योंकि जितना कम पावर फैक्टर होगा करंट उतनी बढ़ेगी, करंट उतनी बढ़ेगी तो आई स्क्वायर लॉस बढ़ेंगे, आई स्क्वायर लॉस बढ़ेंगे तो हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप लॉसेस क्रिएट होंगे, है ना, शॉर्ट सर्किट ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो क्या है? सिस्टम की कैपेसिटी पे असर पड़ता है। सिस्टम आपका जल्दी जल्दी ख़राब होगा तो आप सिस्टम को मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो। यदि आपने कोई सिस्टम लिया है, यदि वो कंटिन्यू ख़राब हो रहा है, तो जो आपका टारगेट है वो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। आपका टारगेट क्या है कि जो मैंने सिस्टम लिया है वो अच्छी तरह से काम करे और मैं डे बाई डे अपने टारगेट को पूरा कर सकूं। यदि जितना बेकार पावर फैक्टर होगा, आप अपने टारगेट को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका पावर फैक्टर कम होता है तो सिस्टम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगती है। तो ये सबसे बुरा सबसे ज़्यादा नुकसान है पावर फैक्टर के कम होने का। तो ये आपको समझ में आ गया है बच्चों कि कौन कौन से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं कम पावर फैक्टर के। अब हम ये बात करते हैं कि पावर फैक्टर को हम कैसे इम्प्रूव करें, है ना। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि पावर फैक्टर को हम कैसे इम्प्रूव करें। तो ये चीज़ है, देखो बच्चों, इसके अंदर सबसे बेस्ट टॉपिक आपके दो टॉपिक हैं। एक हमने एल ले रखा है, ये मैं आपको फिर से बताता हूँ इस टॉपिक में क्या है, क्योंकि ये कहा जाता है बच्चों कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। ये वाला कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर बैंक जो होता है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। वो कैसे इम्प्रूव करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक वेब फॉर्म के थ्रू भी दिखाऊंगा और पहले इस डायग्राम के थ्रू भी आपको मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, ये आपका आर है ना, आर लोड, और आपको पता है आर लोड सिस्टम के लिए सबसे अच्छा होता है। मीन्स जितना आप वोल्टेज दे रहे हो उतनी ही करंट मिलेगी, बट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कम होगा देन वोल्टेज। यदि आप कंपेयर करोगे वोल्टेज और करंट की, तो करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा वोल्टेज से कम मिलेगा, बट दोनों एक ही फेस में होंगे। दोनों एक फेस में होंगे तो जहाँ पे वोल्टेज जाएगा वहाँ पे आई जाएगी। सही है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, मम्मी पापा उसके आगे जा रहे हैं, तो छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के पीछे चलेगा। जहाँ जहाँ मम्मी पापा जाएंगे छोटा बच्चा ऐसे जाता रहेगा।
यदि छोटा बच्चा का पावर फैक्टर डाउन है, सही है, तो मम्मी पापा सीधे चले गए, छोटा बच्चा कहीं और मुड़ गया, जिससे क्या क्रिएट हो जाएगा, छोटा बच्चा अ, खो जाएगा और उसका पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक वो अपने मम्मी-पापा के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सकता, है ना? तो वैसे ये है कि जितना ज़्यादा एल बढ़ेगा, एल का मतलब क्या है? इंडक्टिव लोड, और हर मशीन्स में इंडक्टिव लोड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडक्टिव लोड के बिना आप मशीन्स के अंदर आप करंट वोल्टेज को एक वन लेवल से दूसरे लेवल तक नहीं पहुंचा सकते, मतलब इनपुट से आउटपुट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो आपका एल लोड होता है वो आपका फ्लक्स पैदा करता है, जैसे ट्रांसफार्मर सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडक्टिव लोड का। इसी मारे ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर थोड़ा डाउन होता है, कम होता है, सही है। लेकिन पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के बाहर हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो डाउन होता है काफ़ी, सही है। तो जो आपका आर है ये आपका पावर फैक्टर को अच्छा देता है, मतलब यूनिट पावर फैक्टर देता है। एल आपका पावर फैक्टर को कम देता है। यदि आप प्योर एल की बात करोगे तो वो 90 डिग्री लैग हो जाएगा, मतलब करंट नीचे चली जाएगी, सही है, जिसकी वजह से क्या है, लॉसेज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। और जो आर होता है उसके अंदर करंट वोल्टेज सेम फेस में रहते हैं। तो अब वो कैसे काम करता है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, आप ध्यान से देखना इस वीडियो में कि क्योंकि आर लोड जो है वो एक्टिव पावर है, ये जो है आपकी एक्टिव पावर है, और एल लोड जो है ये आपकी पैसिव पावर है, पैसिव पावर। और पैसिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर जो होती है, जितना वोल्टेज आ रहा है, ये जितना वोल्टेज आप मशीन को दे रहे हो वो वोल्टेज सारा का सारा यूज़ कर लेगा इसमें, है ना। जो आर लोड है वो पूरा का पूरा वोल्टेज जितना आप दे रहे हो वो सारा यूज़ कर लेगा। लेकिन पैसिव पावर क्या होती है? अनयूजफुल पावर होती है। जो जो एल लोड है वो वोल्टेज से पावर ले रही है, लेकिन वो पावर इसी मशीन में घूमती रहेगी, वो कभी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडक्टिव लोड होता है वो पैसिव पावर देता है, और पैसिव पावर का आप कभी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जितना ज़्यादा खाली ग्लास होगा वो आपके लिए अनयूजफुल पावर है, वो आपके आपके ग्लास में लॉसेस क्रिएट कर देगा। तो वो क्या कहता है, वो पैसिव पावर इस मशीन में घूमती रहती है। जैसे इस मशीन में वो पैसिव पावर घूमती रहती है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मशीन के अंदर वो लॉसेस को क्रिएट कर देगी, है ना। जब तक ये कहा जाता है कि जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी को आप यूज़ कर लो। यदि ज़्यादा से भी एनर्जी बची रही, मतलब ज़्यादा से का मतलब ज़्यादा एनर्जी बची रही, तो मशीन के अंदर वो लॉसेस को क्रिएट कर देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पैसिव पावर का यहाँ पे इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा अनयूजफुल है। जैसे कोई नदी है या कोई गड्ढा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यदि पानी लॉन्ग टाइम तक भरा हुआ रहेगा तो वो गड्ढे के सरफेस को डैमेज कर देगा। तो इस डैमेज को बचाने के लिए पानी को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। जितनी जितनी जल्दी आप पानी को निकाल लोगे, सरफेस को आप बचा सकते हो। यदि पानी को नहीं निकाला, पानी एक जगह भरा रहा, तो पूरे सरफेस को डैमेज कर देगा। मतलब ये पैसिव पावर है जिसका आप यूज़ कर ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे ज़्यादा नुकसान पैसिव पावर से, इंडक्टिव लोड से यही होता है कि जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी वो लेता है सोर्स से, जो एनर्जी लेता है, सही है, तो वो एनर्जी यहीं घूमती रहती है। तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो वोल्टेज टू इंडक्टर, इंडक्टर टू वोल्टेज, वोल्टेज टू इंडक्टर, इंडक्टर टू वोल्टेज, ऐसे घूमती रहती है एनर्जी बार बार दोनों की साइड। जिससे क्या होता है, आप उस एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर सकते, और मशीन के अंदर लॉसेस क्रिएट कर देगा। तो इस एनर्जी को कम करने के लिए हमने कैपेसिटर बैंक लगाया हुआ है। तो हमने ये कैपेसिटर बैंक क्यों लगाया हुआ है? हमने कैपेसिटर बैंक ये लगाया हुआ है क्योंकि आर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, क्योंकि जितना आपने वोल्टेज दिया, आर ने उतनी ही वोल्टेज को ले लिया और एक्टिव पावर दे दी, सही है। उसके बाद एल का काम क्या है? वोल्टेज से पावर लेगा और देगा, ये पावर यहीं घूमती रहेगी। तो अब क्या करेगा वो, क्योंकि ये भी पैसिव पावर देता है, कैपेसिटेंस। फिर से यहाँ पे देखो बच्चों, जो कैपेसिटेंस है वो भी पैसिव पावर देता है, और जो इंडक्टेंस है वो भी पैसिव पावर देता है, सही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंडक्टेंस वोल्टेज से ना पावर लेके कैपेसिटर से लेगा, तो वोल्टेज की सारी पावर आर में चली जाएगी, है ना। क्योंकि वोल्टेज की पावर डिवाइड हो रही है, जब वोल्टेज की जो पावर है वो आर में भी जा रही है और एल में भी जा रही है। तो जिससे क्या होगा, वोल्टेज 100% एक्टिव पावर आर को नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही आपने कैपेसिटर बैंक लगाया, एक सिंगल कैपेसिटर लगाया अकॉर्डिंग रेटिंग ऑफ इंडक्टर, सही है, रेटिंग ऑफ इंडक्टर, जितनी इंडक्टर की रेटिंग है उतनी ही आपने कैपेसिटर की रेटिंग का, उतनी फैरेड का कैपेसिटेंस लगाया है। तो जो इंडक्टेंस जो पैसिव पावर ले रहा है वो इससे ले लेगा, ये दोनों एक साथ काम करने लगेंगे,
इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों एक साथ काम करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब एक्टिव पावर को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करने लगेंगे। जब ये पावर और ये पावर दोनों एक साथ काम करेगी तो डायरेक्ट ये पावर यहाँ पहुँच जाएगी आर की तरफ, जिससे आप एक्टिव पावर आप 100% यूज़ कर रहे हो, सही है। बट कुछ ना कुछ पैसिव पावर क्रिएट होती है मशीन्स के अंदर, सही है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई आइडियल मशीन नहीं है, कुछ ना कुछ मशीन के अंदर पैसिव पावर क्रिएट होती है। तो बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आप 100% पावर यूज़ कर रहे हो, 100% वोल्टेज यूज़ कर रहे हो, तो 95% से 96% आपकी एक्टिव पावर हो और आपका 5%, 2 से 5% तक आपकी पैसिव पावर हो, क्योंकि पैसिव पावर यदि एक्टिव पावर से ज़्यादा क्रिएट हो गई तो वो सिस्टम को डैमेज कर देगा पूरा, है ना। तो इसलिए हम नॉर्मली जो पावर फैक्टर लेके चलते हैं, नॉर्मली पावर फैक्टर हम लेके चलते हैं 0.8, 0.9, 0.98, लैगिंग या लीडिंग, वो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड होता है। 0.8 आपका लैगिंग भी हो सकता है, 0.9 आपका लीडिंग भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटेंस, अकॉर्डिंग टू दी इंडक्टेंस, है ना। वो बात की बात है, वो हम आपको टॉपिक में समझाएंगे, जब हम एल लोड और सी लोड पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कैपेसिटेंस लगाने से आपको पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, क्योंकि वो सारे की सारी पावर जो है वो एल, ये जो एल है इसका यूज़ कर लेगा, और जो एल सी है, सॉरी ये सी और एल, ये दोनों एक दूसरे से अपनी पावर को लेते देते रहेंगे, जिससे वोल्टेज सारी पावर आर को दे देगा, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा है। अब हम इसे हम बच्चों एक वेव फॉर्म के थ्रू समझते हैं कि वेव फॉर्म क्या कहती है। तो अब बच्चों ये ध्यान से देखना, ये आपके साइनसोइडल वेव फॉर्म आ गए, है ना। ये आपका जो है साइनसोइडल वेव फॉर्म आ गया। अब ध्यान से देखना, ये बच्चों साइनसोइडल वेव फॉर्म चल रही है, सही है। तो साइनसोइडल वेव फॉर्म मैंने आपको बता दी, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये 3π/2 है, 2 पाई है। इसकी भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि हम साइनसोइडल वेव फॉर्म को हम कैसे क्रिएट करते हैं, और साइनसोइडल वेव फॉर्म में साइन और कॉस, ये दो चीज़ें हम क्यों लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, सही है। तो ये आपके साइनसोइडल वेव फॉर्म है, मतलब ये आपकी एक्टिव पावर है, तो ये पूरी एक्टिव पावर है। तो आपका मशीन कब अच्छा होगा, आपका मशीन कब अच्छी होगी, कि ये तो आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है, ये वाली चीज़, है ना, जो आपका आर लोड से मिल रही है, या जो आपके वोल्टेज से मिल रही है, सही है। तो आर लोड क्या होता है, आर लोड ये होता है कि जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट मिले, सही है, इतना आपको आउटपुट मिले। क्योंकि आप जब किसी भी सिस्टम को सप्लाई से वोल्टेज से जोड़ते हो तो उसके अंदर करंट फ्लो होती है, वाई ओम्स लॉ, बी प्रोपोर्शनल टू आई, सही है। जैसे आपने आर लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, तो करंट जहाँ जहाँ वोल्टेज जा रही है वहाँ वहाँ पे करंट जा रही है, बट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वोल्टेज से कम है, जिसकी वजह से आप करंट मशीन्स के अंदर लॉसेस को कम कर सकते हो। मशीन्स के अंदर लॉसेस कम हो जाते हैं तो मशीन्स के अंदर स्पार्किंग क्रिएट नहीं होगी, मशीन्स के अंदर कंडक्टर आपको छोटा लेना पड़ेगा और मशीन आपकी सस्ती हो जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ से, सही है। लेकिन ज़्यादा रेटिंग का रेजिस्टेंस भी यूज़ मत करना, क्योंकि यदि ज़्यादा रेटिंग का रेजिस्टेंस यूज़ करोगे तो I²R की वजह से आपके I² लॉस क्रिएट हो जाएंगे, सही है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो आपका करंट के लिए डिपेंडिंग है, करंट डिपेंड रहता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अब हम सेकंड वेवफॉर्म देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका मेन टॉपिक आपका ये समझ में आ गया कि ये आपका साइनसोइडल वेवफॉर्म है ना। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, सेकंड वेवफॉर्म क्या कहती है। देखो, ये आपका एक वेवफॉर्म आ गई जिसे हम कहते हैं, ये जो वेवफॉर्म है बच्चों, ये आपकी आर है, ये आपकी एल है ना। मीन्स जब आप आर लोड यूज़ करते हो तो ये वेवफॉर्म मिलती है, जब एल लोड यूज़ करते हो तो ये वेवफॉर्म मिलती है। मीन्स 90 डिग्री लैग हो गई, 90 डिग्री पीछे चली गई, सही है। जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ आपका सिस्टम है और 90 डिग्री क्या है, पीछे चली गई। 90 डिग्री पीछे से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगते हैं। कैसे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे क्रिएट होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये चीज़ आप ध्यान से देखना, इसके अंदर ये चीज़ आ गई है ना। तो सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखना कि कैसे पैसिव पावर नुकसान हार्मफुल है सिस्टम के लिए। देखो बच्चों, 0 से लेके 0 पाई तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ से देखना, 0 से लेके π/2 90 डिग्री तक, ये प्लस है, ये माइनस है। मतलब जितनी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी एनर्जी पीछे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम आपका खाली हो गया। मीन्स हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट यह है कि 0 से लेके 0 पाई तक हमारा मेन टारगेट यह है कि मशीन को यदि हमने स्टार्ट करा
सही है। मशीन्स को हमने स्टार्ट करा, जितनी ये एनर्जी जा रही है, जितनी एनर्जी जा रही है, हम इस पूरी एनर्जी का यूज़ कर लें। सही है, ये हमारा काम मोटिव होता है। बट जैसे ही हमने एल लोड लगाया, ये आपका आर लोड है, जैसे हमने एल लोड लगाया तो 0 से 0 पाई तक वो एनर्जी पीछे चली गई। मतलब आप उस एनर्जी का यूज़ ही नहीं कर सकते, वो एनर्जी वेस्ट हो गई। सही है। वेस्ट होने का मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकते हैं। वो एनर्जी क्या होती है, वो सिस्टम के अंदर, ये एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर घूमती रहती है, क्योंकि इस एनर्जी का आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इनपुट ये है। ध्यान ध्यान रखना, आपका इनपुट ये है, आपका इनपुट ये है। आपका मैं ध्यान दे देता हूँ, यहाँ पे लाइटर से दिखाता हूँ। आपका इनपुट जो है ये है, आपका इनपुट ये है बच्चों। तो आपको आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, आपको आउटपुट भी ऐसा मिलना चाहिए एक्यूरेट, बिल्कुल ये वाला आउटपुट, है ना। बट इंडक्टेंस की वजह से जो है आपका जो आउटपुट है वो नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है वो पीछे चली गई और सिस्टम के अंदर लॉसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब सेकंड वाली देखो, ये आपकी प्लस है, ये भी आपकी प्लस है, दोनों π/2 से पाई, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल होने की वजह से क्या फ़ायदा है कि जो एनर्जी आप π/2 से पाई तक यूज़ कर रहे हो, वही एनर्जी π/2 से पाई तक मिल रही है। तो ये तो सही है, ये आपकी एक्टिव पावर दे रही है। π/2 से पाई तक आपको एक्टिव पावर मिल रही है, और 0 से लेकर π/2 तक आपको पैसिव पावर मिल रही है, जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते। और मशीन्स क्या काम करती है, जब भी आप मशीन्स को इनपुट देते हो तो 0 से पाई तक सिस्टम क्या कहता है, आपका सिस्टम ये कहता है कि जो इनपुट आपने 0 से पाई तक दिया, वही इनपुट आपको आउटपुट 0 से पाई तक मिलना चाहिए। इसका मतलब सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि जो इनपुट आपने 0 से पाई तक दिया, वही आउटपुट आपको 0 से पाई तक मिलना चाहिए। मीन्स इनपुट इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए, जिससे आपका सिस्टम एक्यूरेट 100% इफिशियंसी देगा, 100% एक्यूरेट होगा। तो इस सिस्टम को रिमूव करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। सही है। तो हम इस इफिशियंसी, इस पावर फैक्टर को अच्छा करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। अब इस वेवफॉर्म के अंदर देखना, ये आपकी माइनस है, ये आपकी प्लस है, दोनों एक दूसरे के उल्टी दिशा में है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सही है। इसकी डायरेक्शन चेंज है, कि इसकी डायरेक्शन चेंज है तो क्या होगा, ये पैसिव पावर देगा। पाई से 3π/2 तक पैसिव पावर देगा, और 3π/2 से 2 पाई तक एक्टिव पावर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। फिर से देखो, प्लस ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पैसिव और एक्टिव पावर क्या होती है इस वेवफॉर्म के द्वारा, कि ये आपकी प्लस है, ये आपकी माइनस है, ये एक दूसरे की डायरेक्शन उल्टी है, तो ये पैसिव पावर क्रिएट करेगा 0 से π/2 से पाई तक दोनों की डायरेक्शन एक समान है, इक्वल है, तो ये एक्टिव पावर क्रिएट करेगा। 3π/2 से पाई से 3π/2, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये आपका पैसिव पावर क्रिएट करेगा। 3π/2 से 2 पाई है, दोनों सेम है, तो ये आपका एक्टिव पावर क्रिएट करेगा। तो क्या हो रहा है कि थोड़ी पैसिव पावर क्रिएट हो रही है, थोड़ी एक्टिव पावर क्रिएट हो रही है, थोड़ी पैसिव पावर क्रिएट हो रही है, थोड़ी एक्टिव पावर क्रिएट हो रही है, जिससे क्या होगा, सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते रहते हैं। यदि आप कोई सिस्टम को स्टार्ट करोगे, यदि वो कंटिन्यूस इसकी स्पीड घटती बढ़ती रहे, कभी आपने स्पीड को तेज कर दिया, कभी आपने स्पीड को कम कर दिया, उसके अंदर स्पार्किंग क्रिएट होने लगेगी। सही है। तो हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड से मशीन को चलाएं, मतलब बहुत हाईएस्ट स्पीड नहीं होनी चाहिए उसकी। कांस्टेंट स्पीड मीन्स नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, जिससे वो मशीन झेल ले, है ना। तो हमारा सिस्टम क्या कहता है, जितना आप ये इनपुट यूज़ कर रहे हो, जितना ये आपका इनपुट है, यही आउटपुट आपको मिलना चाहिए, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है थोड़ा कम होना चाहिए, है ना। तो आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडक्टिव लोड से आपको ये नुकसान है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इंडक्टिव लोड से यही होता है। तो अब हम सेकंड ऑप्शन हम आपको ये बताते हैं कि कैपेसिटेंस बैंक हम क्यों लगाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैपेसिटेंस बैंक आपका ये आ गया बच्चों, ये आपका कैपेसिटेंस बैंक आ गया, कैपेसिटेंस की वेवफॉर्म आ गई। और कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, आपका 90 डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री लीड करता है। जो आर होता है, आर लोड के अंदर करंट वोल्टेज सेम फेस में रहते हैं, मतलब इसका जो 0 डिग्री एंगल होता है। एल लोड के अंदर जो करंट है वो 90 डिग्री लैग करता है, और सी के अंदर 90 डिग्री लीड करता है, मतलब आगे जाता है। जो एल है, एल के अंदर पीछे जाती है, और सी के अंदर आगे जाती है ना। तो आप देखना, ये आपके 3 वेवफॉर्म हो गई, एक ये और एक ये। जब आपने सिस्टम के अंदर कैपेसिटेंस नहीं लगाया, जब आपने सिस्टम के अंदर कैपेसिटेंस सी नहीं लगाया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब प्लस टर्मिनल यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस एनर्जी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आपको पैसिव पावर क्रिएट हो रही है। जैसे आपने कैपेसिटेंस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गई प्लस।
जो आप इनपुट दे रहे हो 0 से π/2 तक, जो आपने इनपुट दिया है 0 से π/2 तक, सही है। तो जैसे ही आपने L लगाया तो यहाँ पे पैसिव पावर क्रिएट हो जाएगी, सही है, इन दोनों के बीच। लेकिन जैसे आपने सिस्टम में C लगा दिया तो जो ये पैसिव पावर क्रिएट हो रही है वो सारी कैपेसिटेंस एब्जॉर्ब कर लेगी। कैसे एब्जॉर्ब करेगी वो ध्यान से देखना, क्योंकि इस चीज़ को मैं ध्यान से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों एक साथ काम कर लेंगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये आपका हो गया सेपरेट, ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने से आपको पूरी की पूरी पावर आपको ये मिल जाएगी, पूरी की पूरी पावर आपको 0 से π/2 तक मिल जाएगी, सही है। तो ये कैपेसिटेंस बैंक से फ़ायदा होता है। अब हमेशा ध्यान रखो बच्चों, आप हमेशा देखना हर 0 से π/2 तक आपका जो L 0 से π/2 तक आप देखना, जो फिर से मैं आपको ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ, 0 से π/2 तक ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। इसका मतलब इन दोनों के बीच पैसिव पावर क्रिएट हो रही है, इन दोनों के बीच पैसिव पावर क्रिएट हो रही है। बट जैसे आपने कैपेसिटेंस लगाया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करके इसे कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद ये पावर आपको मिल जाएगी 0 से π/2 तक। π/2 से पाई तक क्या हो रहा है कि जब आपने कैपेसिटेंस लगाया तो जो ये आपको प्लस है, ये आपके प्लस है, तो ये माइनस है, सही है। तो ये पैसिव पावर क्रिएट कर देगा, कैपेसिटेंस कौन कौन सी, ये पैसिव पावर क्रिएट कर देगा। लेकिन आपने यहाँ पे लगा रखा है L, जिसके वजह से क्या करेंगे, ये दोनों काम करने लगेंगे आपस में, और ये आपको पावर पूरी मिल जाएगी। इसके बाद क्या है कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस है, तो ये क्या होगा, ये दोनों पैसिव पावर क्रिएट करेंगे। लेकिन ये प्लस जो आपका L है ना, अब मैं अब π/2 से 3π/2 तक समझाता हूँ कि जैसे ये माइनस है ये प्लस है, पैसिव पावर क्रिएट हो गई, क्योंकि पावर सेम नहीं है, एनर्जी सेम नहीं है। तो जैसे आपने कैपेसिटेंस लगाया तो ये माइनस हो गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपको ये वाली पावर मिल जाएगी। वैसे ये है कि ये और ये आपको पैसिव एक्टिव पावर मिल रही है, लेकिन ये आपको पैसिव पावर दे रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करके पावर को ख़त्म कर देंगे, पैसिव पावर को, और आपको एक्टिव पावर मिल जाएगी। इस तरह से कैपेसिटेंस के लगाने से ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि जो एनर्जी इनपुट में आप दे रहे हो वही एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगी, सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है। बट ये ऐसा होना चाहिए कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कैपेसिटेंस बहुत हाई रेटिंग का ले लिया, इंडक्टेंस आपने बहुत कम ले लिया, या इंडक्टेंस आपने बहुत हाई रेटिंग का ले लिया और कैपेसिटेंस आपने बहुत कम ले लिया। बट मेन टारगेट ये होता है कि दोनों की रेटिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो बच्चों ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है आपका, और थैंक यू सो मच, ये सारे बच्चों थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमने आज आपके पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करा है। यदि किसी भी बच्चों को कोई डाउट है तो वो मुझे यूट्यूब चैनल पे मेरे ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता पे मैसेज कर सकता है, कमेंट लिख सकता है, मैं उसके बारे में आपको आंसर बता दूंगा। या जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो वो मुझे बता देना, वो अपना व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी दे देना, मैं उसमें नोट्स भेज दूंगा। क्योंकि अभी मैं अपना वेब पेज बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको नोट्स भी देता रहूँगा साथ साथ में, है ना। तो किसी भी बच्चों को यदि पावर फैक्टर में कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखे, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर, जिसकी वजह से मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको बहुत अच्छी वीडियो दिखा सकूं और समझा सकूं। यदि जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे वो लाइक करिए, जिन बच्चों की वीडियो अच्छी नहीं लगी, कोई से भी डाउट लगे हैं तो डिसलाइक करके जो कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच सारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भारत हमारे हिंदुस्तान को अच्छा कहते रहिए, सही है। तो हम यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके बाय। हेलो बच्चों।